हेलो स्टूडेंट्स। आज अभी तक हमने दो सैंपल पेपर जो कि सॉल्व्ड है वो हमने एक बार डिस्कशन कर लिया। आज हम लोग थर्ड सैंपल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, और इसके बाद मैं प्रयास करूंगा मैक्सिमम हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड सैंपल पेपर है जो कि सॉल्व है। तो फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कि भाई कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी होता है कार्बन एलिमेंट के पास, जिससे कि वो अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो डायग्राम कुछ इस तरह का दिया हुआ है। इसमें डायग्राम कुछ इस तरह का दिया हुआ है, जिसमें ए में क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डज कार्बन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बन के पास टू यूनिक प्रॉपर्टीज होता है, जिसकी वजह से वो इतने सारे केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो वो दो केमिकल कंपाउंड, वो दो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, तो एक है कैटेनेशन एंड दूसरा है टेट्रावैलेंसी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आखिर कार्बन कैटेनेशन का प्रॉपर्टी भी इतने लंबे कार्बन कंपाउंड्स बनाने में कैसे शो करता है। तो वो इस कारण से शो करता है क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है और एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से कोई लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी जो है ना एक साथ जुड़े भी जाते हैं। तो इससे कोई प्रभाव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंबे लंबे चेन का फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कितना भी लंबा है ना, कितने भी लंबे एटम्स के जो है ना वो चेन बन जाए तो वो चेन ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, तो एक आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट वो हो जाएगा दिस इज ड्यू टू formation of covalent bonds। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स among carbon atoms, among कार्बन एटम्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड भी जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। सेकंड बी, सेकंड है विद अ वैलेंसी ऑफ 4। पता ही है कि कार्बन एटम टेट्रावैलेंट होता है, यानी उसका 4 वैलेंसी होगा। हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इन इट्स कंपाउंड। बहुत आसान है कि भाई कार्बन के पास तो 4 ही वैलेंसी होते हैं, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी कार्बन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कैसे करता है कंपाउंड का फॉर्मेशन करके। तो कैसे करता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है 4, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर रहा होता है कंपाउंड फॉर्मेशन करके। एज फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, अब देखिए कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और कितनी वैलेंसी होगी, 4 हो गया। तो कार्बन क्या कर रहा है कि 4 दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया इस तरह से, और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए ड्यूप्लेट यानी हीलियम, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए हीलियम एलिमेंट की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, यानी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जबकि कार्बन को स्टेबल होने के लिए लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये शेयरिंग करके हो जाएगा, देख लेते हैं। हाइड्रोजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा, यानी हाइड्रोजन जो है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, यानी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो एक कार्बन का ले लिया। अब इसी तरह से कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा, इसको कहते हैं ऑक्टेट। और 2 के लिए क्या वर्ड होता है, ड्यूप्लेट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कार्बन जो है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेम्प्ट कर लेता है कंपाउंड फॉर्मेशन के दरमियान। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एंड एलिमेंट। इसमें स्टूडेंट जो है वो बॉक्स दिया हुआ है KLM करके,
और कह रहा है कि एन एलिमेंट ई हैज फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक एलिमेंट है ई जिसका कि नीचे में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, इधर देखिए हम लोग ये हो गया सेकंड का ए, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है वो 3 सेल हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, फर्स्ट में 2, 8 एंड 6, और ये किसका है, ये ई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई ई टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आस्क कर रहा है टू व्हिच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज एलिमेंट ई बिलोंग्स। स्टूडेंट याद रखना है कि जब भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन हो और उसमें कोई पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन नहीं हो तो आपको यही समझना है कि ये बिल्कुल जो है वो एमपीटी पे बेस्ड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है, ये याद रखना है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसका ग्रुप क्या होगा, हम कैसे बताएंगे। तो देखिए मैंने बताया था कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का 1 या 2 होगा तब तो ग्रुप नंबर भी 1 और 2 हो जाएगा, लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का 3 और मोर होगा, 3 और 3 से ज्यादा होगा, तो इसके लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या करते हैं, तो ग्रुप नंबर इसका हो जाएगा क्या 10 + 3, है ना, तो 10 + 3, इसी तरह से 10 + 4। तो आप देखिए कि जो ई एलिमेंट है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, ग्रुप नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 10 + 6, यानी ग्रुप नंबर कितना हो गया 16। ऐसे याद रखना है। पीरियड कितने होंगे, तो इसका आपको याद रखना है कि पीरियड ऑफ एलिमेंट ई, देखिए इसमें कितने सेल हैं, इसमें कितने ऑर्बिट्स हैं, इसमें 3 ऑर्बिट्स हैं, तो 3 ऑर्बिट्स हैं तो ये थर्ड पीरियड का होगा, इसमें 3 का है ना, 3 थर्ड पीरियड के होंगे। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, बहुत आसान है। सेकंड क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी प्रेजेंट इन एलिमेंट ई। अब कह रहा है कि ई एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ई, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, आउटरमोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ई एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से ज्यादा होता है तो उस केस में वैलेंसी निकालने का तरीका क्या होता है 8 - 6 यानी 2, यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, यानी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 3 होगा तो उस केस में वैलेंसी निकालने का तरीका होता है 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान में रखना है। इसके लिए फिर मेथड क्या होता है, ठीक है, वैलेंसी निकालने का 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को फोकस करना है, ये कुछ बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट्स। ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन यानी बायोलॉजी का ये हेरिडिटी से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन से। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने का मतलब हो गया कि जाइगोट जो होता है वो क्या बन जाएगा डिप्लॉयड, यानी जाइगोट के पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और जो गैमेट्स होता है उसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ऑब्वियसली ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन which occurs after pollination। pollination का मतलब होता है transferring of pollen grains from anther to stigma by various agents like birds, like insects, like butterflies, like wind, air, etc. The complete series of this process takes place in the zygote to develop into a seed, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है वो जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है किसमें, सीड में, और जो ओवरी होता है स्टूडेंट्स ने बताया हुआ वो फर्टिलाइजेशन के बाद वो डेवलप होता है फ्रूट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए,
व्हाट इज द फेट ऑफ द ओव्यूल एंड ओवरी इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वही क्वेश्चन पूछा है कि फेट का मतलब होता है कि आगे वो कन्वर्ट होके क्या बनता है, ठीक है। तो 3 का ए, तो फर्टिलाइजेशन के बाद याद रखना है कि जो ओव्यूल होगा वो डेवलप कर जाएगा किसमें, सीड में, ठीक है। और और जो ओवरी होगा वो डेवलप कर जाता है फ्रूट में। जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप कर जाएगा और जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप करेगा और जो जाइगोट होगा वो आगे एम्ब्रायो बनेगा, है ना, वो एम्ब्रायो बनेगा, वो फ्यूचर प्लांट बनेगा यदि प्लांट का केस है तो। बी, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। बहुत आसान है, मैं तो अभी बताया कि फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। यदि प्लांट में होगा तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट यानी ओवम या फिर एग टू फॉर्म जाइगोट। याद रखना है स्टूडेंट्स, गैमेट्स आर हैप्लॉइड वेयरएज चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, और जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा। एक बात और मैं बताता हूँ, कभी कभी कुछ सैंपल पेपर में दिया होता है जैसे कि मान लीजिए कि जैसे पपाया का कोई मेल गैमेट है, तो पपाया के मेल गैमेट में सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई कि पपाया के मेल गैमेट में जो है वो 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो आपको बताना है कि फीमेल गैमेट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, उसके जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो बहुत आसान है कि जितना क्रोमोसोम मेल गैमेट में होगा नॉर्मल केस में, ठीक है, उतने ही ये जो क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, वो फीमेल गैमेट में भी होगा, तो फीमेल गैमेट में भी कितना कर देंगे 20, और बस जाइगोट के केस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के पास जो क्रोमोसोम है दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस ऐड करने की वजह से जाइगोट के पास क्रोमोसोम पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इन एन एक्सपेरिमेंट Asi took a small piece of root tissue from the rose plant and placed in a nutrient medium. She found that each root tissue produced a new rose plant. देखिए ये जो प्रोसेस है ना वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, यानी कोई पर्सन जो है वो रोज प्लांट का रूट का कुछ टिश्यू लेता है। तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑरिजिन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, ये टिश्यू का डेफिनेशन होता है। तो इसमें जो है फ्यू टिश्यू से जो है लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स तैयार किया गया, ठीक है, आसी के द्वारा। तो इसका मतलब है ये एक बात तो मैं आपको बता दिया कि ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, नो डाउट। जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो बिल्कुल एकदम उनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। इसमें वेरिएशन हाउस बिल्कुल नहीं आपको दिखेगा, थोड़ा बहुत तो रेयर केस में होता ही है। तो ये जो टाइप है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है और इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। ये एनसीईआरटी में जब मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें टिश्यू कल्चर के बारे में बताया हुआ एनसीईआरटी बुक में छोटे से पैसेज में टिश्यू कल्चर दिया हुआ है। तो ये हो गया, ये जो केस है वो हो गया 3 का ये जो केस है वो है टिश्यू कल्चर, यानी कभी भी प्लांट का किसी पार्ट को ले लिया गया, ठीक है, सम टिश्यू के लिए लिया गया, उससे लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स तैयार कर दिए गए, ठीक है, तो ये आपका टिश्यू कल्चर का टाइप होगा, मतलब टिश्यू कल्चर कहलाएगा। तो 4 का ए जो है वो क्लियर हो गया, ये टिश्यू कल्चर है, नेम द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, और ये टिश्यू कल्चर असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। बी, इज द जीन पोसेस्ड बाय द न्यू रोज प्लांट आइडेंटिकल और डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। कह रहा है कि जो भी उस टिश्यू से जो प्लांटलेट तैयार हुआ है तो उन सारे प्लांटलेट कहते हैं छोटे प्लांट को, तो वो जो भी ऑफस्प्रिंग या छोटे प्लांटलेट हैं तो उनके पास जीन जो होगा वो पेरेंट के जैसा ही जीन होगा या पेरेंट से अलग होगा। तो आपको क्या बताएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑब्वियस है बिल्कुल आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स से मिलता जुलता ही होगा, मतलब पेरेंट्स के पास जैसा है जीन वैसे उनके पास होगा। सेकंड का आंसर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पाइथम सेटिमम प्लांट पे किया था, बी प्लांट पे किया था।
The trait of flowers bearing purple color is dominant, और ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बताया हुआ हूँ कि उसमें से जो पाइसियम सैटिवम प्लांट का जो कलर है यानी वायलेट और पर्पल वो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, ओवर किसके ओवर, तो व्हाइट कलर ट्रेट पे, ठीक है, जो व्हाइट कलर रिसेसिव ट्रेट है। तो यहाँ पे क्या है, इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर पीपी। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ F1 एंड F2 with the help of cross following rules of inheritance of the। अच्छा कुछ नहीं है, इसको क्रॉस करवाने को कह रहा है। देखिए भाई ये प्योर पर्पल है और ये हो गया प्योर व्हाइट, ठीक है, तो इससे जो है एक नहीं 1000 गैमेट बनेगा तो सब कैसा होगा, एक ही जैसा होगा, ठीक है, इससे भी, लेकिन हम लोग दो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बना के भी इसको समझा सकते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस करवा देते हैं हम लोग। इस तरह से क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, ये भी हो गया कैपिटल P स्मॉल p, यानी ये सब के सब क्या होगा, F1 जनरेशन हो गए। और F1 जनरेशन में आप कह सकते हैं ये जनरेशन, ये सब F1 जनरेशन वाले ऑफस्प्रिंग हो गए और सब के सब क्या होगा, हेटेरोजाइगस टॉल, सॉरी हेटेरोजाइगस, फ्रेंड हाइट की तो बात नहीं की जा रही ना, हेटेरोजाइगस पर्पल, पर्पल हो गया, ठीक है। F2 में, तो F2 में भी बहुत आसान होता है, इनका सेल्फिंग कर दीजिए, इनका सेल्फिंग करेंगे तो हम लोगों ने बहुत मल्टी टाइम इस तरह का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया है, तो इसका सेल्फिंग कर देते हैं। सेल्फिंग करने का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें काउंट्स कर देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कॉज कर देते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि पता होगा आपको, मैं बहुत बार बताया हूँ, ऐसे भी आप जान गए होंगे आप कि जो पाइसियम सैटिवम का जो फ्लावर होता है वो पाइसियम फ्लावर होता है, ठीक है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन बहुत आसानी से कॉज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो F1 जनरेशन है जिसको हम कहेंगे कि ये हेटेरोजाइगस पर्पल है, इसमें जब सेल्फिंग कर दिया गया, सेल्फिंग करने का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन कॉज किया गया, तो इससे आपको पता है कि 4 टाइप्स के ऑफस्प्रिंग जो हैं वो डेवलप होने जा रहे हैं। एक जो प्योर पर्पल होगा, दो जो इम्प्योर पर्पल होगा, और है ना, और जो तीसरे टाइप का होगा वो आपको प्योर व्हाइट होने जा रहा है। तो ये हो गया प्योर पर्पल, पर्पल, ये भी दोनों पर्पल ही हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा कैसा पर्पल हो गया, ये हो गया हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस पर्पल, और ये क्या हो गया, ये प्योर व्हाइट हो गया। इसमें हमें पता है कि इसका फेनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इसमें सिंगल ट्रेट को कंसीडर किया जा रहा है तो उसको कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसमें फेनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1, क्योंकि 3 जो है वो पर्पल हो गया और एक व्हाइट हो गया। और दूसरा जो है आप इसकी जीनोटाइप को देखकर इनका रेशियो निकालेंगे तो एक हो गया प्योर पर्पल, दो हो गया हेटेरोजाइगस पर्पल और एक हो गया प्योर व्हाइट। तो एक आंसर तो ये हो गया। सेकंड क्या है, स्टेट द विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ F1 एंड F2 प्रोजेनी, ठीक है। F1 प्रोजेनी में जो विजिबल कलर है सारे ऑफस्प्रिंग का वो क्या दिख रहा है, F1 प्रोजेनी में जो विजिबल फीचर्स है सारे ऑफस्प्रिंग का वो दिख रहा है, कि मतलब सारे ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसे हैं, पर्पल है, पर्पल कलर के हैं। और F2 जनरेशन में क्या दिख रहा है, तो F2 जनरेशन में दिख रहा है कि भाई पर्पल भी है, जिसको हम लोग होमोजाइगस पर्पल कहेंगे। फिर क्या है, हेटेरोजाइगस पर्पल भी है, हेटेरोजाइगस पर्पल भी है, और क्या दिख रहा है, एंड इसमें प्योर व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। यही है, बहुत आसान है, तो सिंपल। नेक्स्ट इसमें और का क्वेश्चन भी है कि while performing an experiment on pea plant, Mendel crossed tall pea plant and short pea plant and producing F1 progeny through cross fertilization. Good. वही चीज है जो मैं पढ़ाया हूँ। सेकंड एक क्वेश्चन देखना है क्या है, what type of progeny was obtained by Mendel in F1 and F2 generations when he crossed the tall and short plant? मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ, ठीक है। आप उसको जानते होंगे, जब प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन काउंस किया गया
क्रॉस करवाया गया, क्रॉस करवाने का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन काउज करना, क्रॉस करवाया गया, तो क्रॉस करवाया जाएगा तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे ऑल आर हेटेरोजाइगस स्टॉर्म बनेंगे, नो डाउट। एंड फिर इसके बाद जब F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी है उनमें जब सेल्फिंग किया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कॉज करवाया जाएगा, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें जो उनका फिनोटाइपिक रेशियो होगा तो उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो 3:1 होगा। यानी यदि सपोज करते हैं कि उसमें चार यदि F1 ऑफस्प्रिंग में सेल्फिंग करने की वजह से जो F2 जनरेशन में सपोज करते हैं कि 4 ऑफस्प्रिंग बने, तो 4 ऑफस्प्रिंग में कैसे होंगे, 3 जो होगा वो टॉल होगा और 1 जो होगा वो शॉर्ट होगा। लेकिन यदि जीनोटिपिकली उसको स्टडी करेंगे तो एक देखेंगे कि एक जो होगा वो होमोजाइगस टॉल होगा जिसको आप प्योर टॉल कहेंगे, 2 जो होगा वो हेटेरोजाइगस टॉल होगा जिसको आप इम्प्योर टॉल कहेंगे या मीडियम हाइट का कहेंगे, और जो 1 होगा वो होगा होमोजाइगस शॉर्ट होगा जिसको हम लोग प्योर शॉर्ट कहने जा रहे हैं। ठीक है, ये और का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स नॉट सी। क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत आसान है। ठीक है, ये आपका है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है मूविंग ऑफ चार्ज, यदि चार्ज मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है। यानी चार्ज जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चार्ज मूविंग चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को फील करेगा। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कुछ यही बता रहा होता है। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो रूल है उसमें यही बता रहा होता है कि फ्लेमिंग कहते हैं कि भाई ये 3 फिंगर्स को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर वे से स्ट्रेच कर ले, ऐसे स्ट्रेच करें कि ये 3 फिंगर्स यानी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, ये क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। ठीक है, जिसमें कि जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, सॉरी जो 4 फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, एंड जो थंब है वो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है, या कोई चार्ज पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। बहुत आसान ट्रिक मैंने बताया है, फादर मदर चाइल्ड, F फॉर फादर, तो फादर का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा फोर्स, है ना, फादर मदर, M मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड करंट। यहाँ पे देखिए ना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, और इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट फादर मदर चाइल्ड हम लोग इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं इसको, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड इट, मतलब एक इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में जो है चार्ज पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ये हो गया चार्ज, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रॉन, ये हो गया चार्ज पार्टिकल। तो इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कोई डायरेक्शन क्या लगेगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा रूल अप्लाई करके हम लोग डायरेक्शन को जान जाएंगे, जिसके लिए रूल जो है वो याद रखना है, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और स्टूडेंट्स आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जरा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर आपका भी बढ़ाने का ड्यूटी है। मैं ये अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को काफ़ी कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो 6 में जो है वो, तो ये 6 का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है और वो क्वेश्चन नहीं, बस यही है। एंड कह रहा था कि इफ इट इज बिगिन टू मूव इन अ डायरेक्शन pointing vertically out of the page due to interaction with the what should be the nature of charge on the particle if it begins to move in a direction pointing vertically out of the page due to interaction। हाँ, एक और है इसमें क्वेश्चन कि यदि वो चार्ज पार्टिकल जो है वो पेज के आउटवर्ड बाहर की तरफ
यानी बेस से बाहर की तरफ निकल रहा है तो किस तरह का चार्ज होगा देख लेते हैं ना हम लोग। ऐसे है तो बाहर की तरफ निकल रहा होगा, इसका मतलब है एक बात समझिए, यदि इलेक्ट्रॉन होता तो फिर करंट का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ हो जाता, ठीक है, तो फिर ऐसे हो जाता ऐसे, तब तो ये अंदर की तरफ पुश होता। तो इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव चार्ज ही है, वो जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, क्योंकि करंट का हम लोग जो डायरेक्शन मानते हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें और वाले में हम लोग को देखना और आंसर कर लें। और वाला क्वेश्चन जो है वो एक जो है वो इलेक्ट्रिक डीसी इलेक्ट्रिक मोटर है ये, ठीक है। डीसी इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम। इस डायग्राम को आप आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आइडेंटिफाई करना है, बहुत आसान है। इसको आसान क्या है, तो ये जो है फर्स्ट का हो जाएगा कि भाई ये डीसी यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मोटर है। ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का ये डायग्राम है। और किस तरह का, तो एसी या डीसी, डीसी जो बैटरी डीसी का जो सोर्स होता है वो बैटरी होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी में क्वेश्चन है एंड राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन इट्स वर्किंग। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो प्रिंसिपल पे, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस किया जाता है तो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये हो गया, यहां लिख सकते हैं एंड इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रिंसिपल। भी देख लेते हैं, भी कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रूसेस एंड स्प्लिट रिंग्स इन इट। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में ये बहुत हॉट क्वेश्चन रहता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कार्बन ब्रूसेस का नहीं, स्प्लिट रिंग्स का। स्प्लिट रिंग्स को जो है वो कम्यूटेटर्स भी कहते हैं, ठीक है, मतलब ये कम्यूटेटर्स की तरह बिहेव कर रहा होता है, इसका कम्यूटेटर्स भी कहते हैं। देखिए कार्बन ब्रूसेस का काम है कि जो सोर्स ऑफ डीसी करंट है ना उसको इफिशिएंटली वो क्या करना, तो जो रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, ठीक है, उसमें करंट को कहां से, जो सोर्स ऑफ डीसी करंट को वहां पे पहुंचाने का काम करता है ना कार्बन ब्रूसेस। तो इफिशिएंटली वो उसको पहुंचाने का काम करेगा डीसी करंट को फ्रॉम बैटरी टू द रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, इफिशिएंटली एकदम। ये हो गया। एंड स्प्लिट रिंग का काम होता है कि वो जब हाफ रोटेशन पूरा होगा ना, ठीक है, तो हाफ रोटेशन जैसे ही पूरा होगा वैसे ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करना होता है स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्प्लिट रिंग का जो फंक्शन है इलेक्ट्रिक मोटर में ये है कि इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन द हाफ रोटेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। और फिर जैसे ही दूसरा हाफ पूरा होना होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। यही मेन फंक्शन है स्प्लिट रिंग्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7 में डायग्राम बनाया हुआ है इस तरह से। ये आपको फूड चेन का है, मतलब जो ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन का है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई रिसर्चर्स conducted a study on the occurrence of DDT। DDT ये फिर से वही केमिकल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग, जैसे आप पढ़े होंगे तो DDT के बारे में थोड़ा बताऊं। क्वेश्चन आप लोग कर लो भाई, क्वेश्चन पढ़ने में काफी टाइम कंज्यूम होता है। ये हो गया 7 नंबर का सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए DDT इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंस है। DDT जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरोइथेन। ये हो गया इसका फुल फॉर्म DDT का, ठीक है। और DDT जनरली इसका यूज किया जाता है कि भाई मच्छर जो है ना, मॉस्किटो, उसकी ब्रीडिंग ना बढ़े। जहाँ पे मच्छर वगैरह का जो जहाँ पे वो अंडे देती है, तो मतलब गंदे गंदे पानी में, तो वहाँ पे इसका छिड़काव किया जाता है DDT का, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ड्यूटी अलोंग फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, द कंसंट्रेशन ऑफ ड्यूटी और किसी भी ट्रॉफिक लेवल में, ओके, तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल में जो है वो जो टॉप मोस्ट जो कंज्यूमर होते हैं वो ह्यूमन को ही कंसीडर किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन हाउ द बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी हैज अफेक्टेड द बर्ड पॉपुलेशन। देखिए ये जो डीडीटी जो है ना वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ये जो डीडीटी जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जब ये बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस से ये जो केमिकल है, हार्मफुल केमिकल, वो बर्ड्स तक पहुंचता है उनके बॉडी में, तो वो जो बर्ड जब अंडे देती है ना तो उनका अंडा का जो बाहर वाला जो सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये डीडीटी जो है वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को सेल में कम कर देता है, जिसकी वजह से जो एग जो है वो समय से पहले क्या कर जाता है, हैच कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से बर्ड का पॉपुलेशन जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, याद रखना है कि ये डीडीटी जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जब पक्षियों में इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो कैल्शियम का जो प्रेजेंस है उन पक्षियों के सेल में, मतलब एग, पक्षियों का जो एग होता है उसके ऊपर जो हार्ड आपको व्हाइट कलर का जो सेल दिखता है, ठीक है, उसको प्रभावित करेगा, उसमें कैल्शियम का कंसंट्रेशन घट जाएगा, जिसकी वजह से इमैच्योर कंडीशन में ही वो एग जो है वो हैच कर जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग है वो कंप्लीट मैच्योर ही नहीं हो पाएगा, इमैच्योर कंडीशन में फट जाएगा, तो फिर उसमें जो ऑफस्प्रिंग रेडी हो रहे थे जो बर्ड्स, उनकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से बर्ड का पॉपुलेशन शार्पली डिक्लाइन कर जाएगा। तो इसी कारण से इस पे बैन कर दिया गया इस केमिकल के यूज पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो और वाला वीडियो है, ठीक, मतलब और वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।